Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine and safe। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी वीडियो कंटिन्यू थी यूनिट 16 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये यूनिट काफ़ी बड़ा है और मैं आपको बहुत डेप्थ में समझा रही हूँ। अब हम अपनी चैप्टर की तरफ मूव आउट करते हैं। मैं आपको अगेन एंड अगेन दोबारा हर चीज़ बता देती हूँ, एक प्रीव्यू दे दूँगी और उसके बाद हम अपने जो लास्ट हेडिंग हमने जहाँ पर स्किप की थी वो थी सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फिर हम वहाँ से अपनी हेडिंग को कंटिन्यू करेंगे। पहले एक प्रीव्यू कर लेंगे, जब मैं आपको पोटेंशियल वगैरह सब कुछ दोबारा से बता दूँगी और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको दोबारा बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को आपका चैप्टर बाय हार्ट हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। काइंडली वीडियोस को प्लीज़ पूरा देखा करें और उसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द इंडेक्स। As you can see, Unit 16 Electricity and Magnetism, which is on the page number 195. So open the page number 195. I have opened my index. Page number 195, Electricity and Magnetism. सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितनी नेसेसरी है। इलेक्ट्रिसिटी के आने के हमारे यूजेस कितने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब हम इस चीज़ के बगैर रह ही नहीं सकते। हम इलेक्ट्रिसिटी के इतने ज़्यादा आदी हो गए कि इतनी सी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए अगर हमारी लाइट चले जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हमारे घर में खाने नहीं बनते। जस्ट सपोज दैट कि हम लोग के इस्त्री नहीं होंगे हमारे कपड़े, हम टीवी नहीं देख पाएंगे, इंटरटेन नहीं हो पाएंगे, मोबाइल की फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी, वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा हमारा, देन लाइट नहीं होगी तो हम पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि अब कैंडल की रोशनी में कोई बच्चा नहीं पढ़ता। लाइट की रोशनी में आजकल बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, तो कैंडल की रोशनी में भी कोई बच्चा नहीं पढ़ता। तो इलेक्ट्रिसिटी इस कदर हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है कि अगर अब ये नहीं होती, 1 घंटे के लिए भी नहीं होती है, तो मैं आपसे अभी घर के मुतालिक बात कर रही थी, अगर 1 घंटे के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है सो कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ के लाखों का नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी के आदी हो गए। अल्लाह का शुक्र है अब तो लाइट नहीं जाती है। पहले जब जाया करती थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि कराची से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई। किसकी वजह से? बिजली नहीं होती थी, बिजली बहुत ज़्यादा जाती थी। इंडस्ट्रीज़ को कितना नुकसान हुआ। इसके बाद वो मूव आउट करना शुरू हो गए पंजाब की तरफ, क्योंकि पंजाब में बिजली बहुत कम जाती है। फिर अब कराची के अंदर भी नहीं जाती है, अल्लाह का शुक्र है। तो अब इंडस्ट्रीज़ दोबारा यहाँ पे बिल्डअप हो रही है जस्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारे मुल्क को तरक्की करनी है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे हासिल करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारी, कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर 3 चीज़ें कॉमन होती हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियर। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी चीज़ के अंदर से प्रोवाइड करने के लिए, किसी भी कंडक्टर के अंदर से प्रोवाइड करने के लिए आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूव करवाएं। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे सो हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड नहीं कर सकते किसी भी कंडक्टर के अंदर। देन मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी हम किस किस चीज़ से हासिल कर सकते हैं। कॉइल के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, नेचुरल गैसेस के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज के तहत हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को हासिल कर सकते हैं। ठीक, ओके। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की छोटी सी एक डेफिनेशन, 3 डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को बताई थी वर्बली। फर्स्ट वन थी इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एज यू नो कि जिस तरीके से साउंड, लाइट और अदर थिंग्स हैं, वाटर है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विद दीज सेम्स। ठीक है, फिर देन इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है।
अगर वो फ्लो नहीं होंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस भी काम नहीं करेंगे, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास जो हो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़रूरी है। देन मैंने लास्ट वन जो आपको एग्जांपल दी थी, डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स है, चार्जिकल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की, सच एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं जो चार्ज करते हैं किसी भी चीज़ को। देन मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल करंट का जो यूनिट होता है वो होता है P इज इक्वल टू VI। इलेक्ट्रिसिटी को हम किस यूनिट से डिनोट करते हैं, किस यूनिट से, कौन सा सिंबल यूज करते हैं हम? P इज इक्वल टू VI, I से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। देन मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी की टाइप्स बताई थी कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की कितनी टाइप्स होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है और फिर देन हमारे पास जो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे ट्रांसफर हो जाए, जैसे बिजली के प्लांट से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, तो इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी करंट होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमारी होती है रबरिंग। वो इलेक्ट्रिसिटी जो रब करने से हमारे पास प्रोवाइड हो, दो ऑब्जेक्ट्स को रब करने से आपस में एक किस्म की एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक करंट जो आ जाता है वो क्या कहलाता है हमारा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी वो ये दी थी कि सबसे पहले दो एग्जाम्पल्स दी थी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर, कि आप लोग अपने बालों पे पेन को रब करते हैं, उसके बाद आप फौरन पेपर के ऊपर पेन को रखते हैं तो पेपर चिपक जाता है, वो एक किस्म की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की जो दी थी वो ये दी थी कि जब आप बलून्स पार्टीज के अंदर, जब आप बलून्स को ऊपर फुलाने के बाद उन्हें अपने बालों पे रब करते हैं जस्ट फॉर कि वो ऊपर दीवार के ऊपर चिपक जाए, सो वो भी एक किस्म की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। सो हमने दो चीज़ों को, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी निकली वो क्या कहलाई? हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाई। बट वो परमानेंट नहीं होती, वो टेम्परेरी होती है, एक वक्त तक खत्म हो जाती है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो परमानेंट होती है, वो भी खत्म हो जाती है एक किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से, बट वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है जिससे करंट भी लगने का खदशा होता है। ठीक, फिर मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बताया था जिस तरीके से पानी का फ्लो चलता है, इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लोज होते हैं। ठीक, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो जिस सिम्त में जा रहे होते हैं, अगर हमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट किस सिम्त में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम कहेंगे जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। बट जब हमने यही बात नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के लिए की थी तो हमने कहा था जिस डायरेक्शन के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं, अगर कोई हमसे पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट किस साइड पे है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में, तो हम कहेंगे जिस साइड पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे आपकी पिक्चर के अंदर है, आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यूं जा रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक करंट किस फील्ड के अंदर? इस फील्ड के अंदर। देखिए, कन्वर्शनल करंट, इसे कन्वर्शनल करंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को अनदर वर्ड में हम कन्वर्शनल करंट भी कहते हैं। फिर हमने बात की थी पोटेंशियल डिफरेंसेस की। पोटेंशियल डिफरेंसेस के लिए मैंने आप लोगों को आपकी डायग्राम दिखाई थी और कुछ हैंडआउट की मदद से बहुत डिटेल में समझाया था। अभी मैं आपको सिर्फ वर्बली समझा रही हूँ, और अगर आपको इस वीडियो के अंदर ये चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस समझ नहीं आया तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल के अंदर समझाया है पोटेंशियल डिफरेंस को। अभी मैं आपको बस थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस की है, क्योंकि जब मैं अपना न्यू टॉपिक लेने वाली हूँ रिसोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके अंदर भी थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस का टच आएगा, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ सबके बारे में। ठीक है, देखिए हाई फ्लो से लो फ्लेम की तरफ अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को अपने
यानी कि किसी फ्लो के अंदर भेजना होता है तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इस लेवल के ऊपर जो डिफरेंस आएगा हमारा वो क्या कहलाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाया जाता है और उस लेवल को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस लेवल को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं हमारे आज के न्यू टॉपिक की तरफ, जो कि है सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि हमें किन किन जराए से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमें जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है ऑयल से भी मिल सकता है, न्यूक्लियर पावर से भी मिल सकता है, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट की कुछ कॉमन सोर्सेज होती हैं। फर्स्ट वन है हमारी वोल्टेज सेल, डायनियल सेल, ड्राई सेल, स्टोरेज बैटरी, जनरेटर और डायनामो। अब मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। ये हमारी, सबसे पहले सपोज कर लें कि मैंने ये एक वायर बनाया है, एक तार बनाया है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइडेड है। सो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाजमी होंगे। इफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे इस कंडक्टर के अंदर, सो जो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव, अब जो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव नहीं करेंगे अगर इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। सो अब देखिए मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने छोटे छोटे डॉट्स की सूरत में बना दिया कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, मैंने ये बना दिया। सो अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो एज यू कैन सी कि हमारे जो है नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फॉलो अप नहीं कर सकते, ठीक। अगर हम इस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, एक पॉजिटिव साइड होता है, एज यू नो कि बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड होता है। सो हाई जो हमारा ये कन्वर्जन होता है, जो करंट होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव आउट करता है, एज यू कैन सी। अब देखिए इन दोनों कंडक्टर्स को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसके जो एंड है उसको हम एक को कंसीडर कर लेते हैं एंड ए और एक को कंसीडर कर लेते हैं एंड बी। और एज यू नो कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ताल्लुक होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, ठीक। और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, सपोज कर लीजिए पॉजिटिव है ए, मैंने साइन भी लगाया है, और ये नेगेटिव है भी। सो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की कन्वर्जन या फिर फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, टर्मिनल का डायरेक्शन जो होती है वो उस तरफ होती है। और ये जो टर्मिनल हमारा कहलाता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे जो कंडक्टर के वायर्स होते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बट जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिवली काम करता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है। पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा नेगेटिव वे में जाती है, पॉजिटिव के अगेंस्ट जाती है। जब भी हमारी दोनों साइड के ऊपर हमारा जो है करंट प्रोवाइड होता है, बट किसी जगह पे हाई पोटेंशियल होता है और किसी जगह पे लो पोटेंशियल होता है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 50 पे जा रहे हैं क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा है, और नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ हमारा कितने इलेक्ट्रॉन है, 3% इलेक्ट्रॉन्स है। बट करंट दोनों साइड पे प्रोवाइडेड है, किसी एक साइड पे ज़्यादा होता है, किसी एक साइड पे कम होता है। और इन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो हमारा डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंसेस कहलाते हैं। और फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट को निकालने का मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी फॉर्मूला बताया था, I = QT, और जो हमारा एम्पियर जो आता है वो उसको हम किस यूनिट से डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं अपने। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल, कि सेल क्या काम करता है। किसी भी कंडक्टर या बैटरी के अंदर जो सेल के अंदर जो केमिकल थिंग्स होती हैं, केमिकल पार्टिकल्स जो होते हैं,
इनसाइड और आउटसाइड। सो वो क्या करते हैं, उस चीज को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर। मतलब जब उसे प्लग में लगाया जाता है उस बैटरी या फिर कंडक्टर को, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करते हैं। वो जो सेल के अंदर जो केमिकल पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज कर देते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी मूव करेंगे फ्रीली, और जब वो फ्रीली मूव करेंगे तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरेटर की या डायनेमो की। सो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर प्रोवाइड करते हैं। जैसे टरबाइन से, यही वो वजह होती है जिसकी वजह से हमें घरों के अंदर बिजली प्रोवाइड होती है। टरबाइन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है वो एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर के थ्रू ही प्रोवाइड की जा रही होती है। मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर हमारे जनरेटर ही हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमें घरों के अंदर बिजली मिलती है। उनके अंदर जो मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं वो फॉर्म करते हैं और उस एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर देते हैं। और बैटरी का तो आप लोगों को पता है कि बैटरी क्या काम करती है। बैटरी अपने अंदर इलेक्ट्रिकल करंट को स्टोर कर लेती है। स्टोरेज बैटरी जो होती है वो उसको स्टोर कर लेती है, एंड देन जब हम उसे किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ के अंदर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर लगाते हैं, तो वो जो हमारे जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसके अंदर वो केमिकल एनर्जी में फौरन चेंज हो जाती है, और उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है, और फिर वो हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है। इसमें वोल्टेज सेल जो है हमारा, वो इस दुनिया में बनाए जाने वाले सेल के अंदर सबसे पहला सेल था जिसे साइंटिस्ट चूंकि कालियानी ने इन्वेंट किया था 1769 के अंदर। और इसके अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो जिंक की और कॉपर की प्लेट्स होती हैं। ये दुनिया का सबसे पहला पॉजिटिव कॉपर के अंदर है इसका। ये दुनिया का सबसे पहला बनाया जाने वाला सेल था। उसके बाद हमने ड्राई सेल को इन्वेंट किया था। ड्राई सेल मीन्स जो हम लोग आम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, जैसे हम ड्राई सेल, जैसे हम जो सेल हम रिमोट्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं वो हमारे ड्राई सेल्स कहलाते हैं। ड्राई सेल की कुछ शेप जो होती है वो इस तरीके की डायग्राम होती है, जिसके अंदर जिंक होता है, स्टील होता है, मेटल होता है। देख रहे हैं आप, अंदर एक इसके जो है काला सा मेटल कैप है, ठीक है। देन स्टील है, हमारे पास जिंक है, कार्बन रोड है, कुछ मैग्नेट्स हैं। ड्राई सेल के अंदर भी कितनी सारी लेयर्स होती हैं। डैनियल सेल जो है वो हमारे जो साइंटिस्ट थे G.F. डैनियल इन 1930 के अंदर इन्होंने इन्वेंट किया था। ये हमारे पास सेकंड सेल था, डैनियल सेल वॉलेटेक सेल के बाद, जिसको हमने एक तरीके के सेल के तौर पे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्रिएट करने पे बनाया गया था। अब बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रिक ट्राई सेल के एडवांटेजेस की। ट्राई सेल बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। एज यू कैन सी कि बहुत छोटा सा होता है और किसी भी दुकान पे मिल जाता है। और इसके जो एडवांटेजेस होते हैं, ये बहुत ही आसानी से कन्वीनियंट टू यूज़ होता है, बहुत ही आसानी से यूज़ किया जा सकता है इसे। इसको बनाने के सिंपल छोटी चीज़ों के लिए हमने जो एजाज किया था वो ड्राई सेल को इसी वजह से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आसान है और हर जगह कैरी हो सकता है, और आप अपनी छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को ड्राई सेल की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि आपकी रिमोट कंट्रोल कार्स जो होती हैं उनके अंदर, रिमोट्स के अंदर ड्राई सेल यूज़ हो रहा होता है। कुछ जो मशीनरी होती है बच्चों की या रिमोट्स होते हैं उनके अंदर हम ड्राई सेल यूज़ कर रहे होते हैं। अलार्म क्लॉक्स के अंदर हम लोग ड्राई सेल यूज़ करते हैं, क्लॉक्स के अंदर ड्राई सेल यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी टू कैरी होता है, कन्वीनियंट टू यूज़ होता है, एंड देन प्लेस टू प्लेस बहुत आसानी से कैरी किया जा सकता है। और
डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि ये बड़ी क्वांटिटी के अंदर, एक बल्क क्वांटिटी के अंदर हमें करंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर करंट प्रोवाइड करता है और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोवाइड करता है। जब इसके सेल अंदर से ड्राईनेस इसकी खत्म हो जाती है तो ये सेल फूलना शुरू कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ड्राई सेल अक्सर फूल जाते हैं, तो क्या होता है, जब उनका ड्राईनेस अंदर से, ड्राई सेल उनका खत्म हो जाता है तो उनका जो कॉपर होता है, जिंक होता है, वो फूलना शुरू कर देता है और कभी कभी तो वो फट भी जाते हैं अगर उन्हें ज़्यादा हथौड़े वगैरह या किसी भी जगह पे फेंक के मारा जाए। इसीलिए कहते हैं कि उन्हें डस्टबिन वगैरह पे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अगर उन्हें आग पकड़ लें वो ड्राई सेल तो धमाका भी हो सकता है। अब वो होगा तो थोड़ी क्वांटिटी के अंदर, बट कुछ भी नुकसान वगैरह हो सकता है। अब आप लोग अपने ये सोच रहे होंगे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक जो है वो काफ़ी सारी पढ़ ली हैं। तो उन्होंने हमें ये बताया कि जब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली है, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली, ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ व्हाट इज मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म किस तरीके से, यानी कि पहले फर्स्ट टाइम किस तरीके से हमें इंट्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिज्म। तो जो हमारे 3 प्रोफेसर्स हैं, 3 साइंटिस्ट जो हैं हमारे, कि जब हमारे पास करंट आता है तो हमारे पास एक किस्म की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, जब हमारे पास करंट आता है तो हमारे पास एक तरीके की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये हमारे 3 साइंटिस्ट थे, उनके नाम आपको मेंशन नहीं है बुक के अंदर, पर उन 3 साइंटिस्ट ने इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया था कि करंट के थ्रू एक किस्म की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सो इस तरीके से फिर एक साइंटिस्ट जो थे फैराडेस, उन्होंने हमें ये बताया कि जिस तरीके से करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, इसी तरीके से इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। आप सोच रहे होंगे क्या, इसने क्या कहा, जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये दोनों जो प्रोसेस कहलाते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक इंडक्शन, कि हम 2 चीज़ों के इन्वर्शन करने के बाद, एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद एक चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड हो रही है हमें, अब हम यही प्रोसेस अगर रिवर्स कर दें, मैग्नेटिक फील्ड से हमें करंट प्रोवाइड होगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिज्म को काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर कन्वर्ट करवाया गया था। जैसे एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर हमने करंट के थ्रू मैग्नेटिज्म क्रिएट किया, फिर देन सोलेनॉइड के अंदर हमने प्रोड्यूस करवाया। अब इसी तरीके से इसी फील्ड के ऊपर चलते हुए अब हम क्या करेंगे कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करवाएंगे, सो इस मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो कितना करंट प्रोवाइड करवा सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें अगर किसी भी मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। सो और स्ट्रेंथ क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ एक जगह पे बंदे ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं कहूँगी वो स्ट्रेंथ रखते हैं, स्ट्रेंथर हैं वो बंदे, ठीक है। और अगर एक जगह पे मैं बोलूँगी वहाँ पे 2-3 बंदे खड़े हैं तो मैं कहूँगी कि उनकी स्ट्रेंथ कम है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक लाइन के अंदर। अब मैग्नेटिक लाइन हमें कैसे पता चलती है, वो सिंपली होता है कि हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक, एक पोल होता है साउथ पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, और इसके अंदर जो बीच के अंदर जो लाइंस आ रही होंगी, जो एनर्जी आ रही होगी,
वो जितनी लाइंस के अंदर होगी और जितनी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितनी लाइंस ज़्यादा होंगी, मैग्नेटिक लाइंस हमारी ज़्यादा होंगी, उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 3 है तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर मैं नीचे वाले पे 2 है हमारे पास मैग्नेटिक लाइन, तो इस वाले की स्ट्रेंथ जो है वो कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। इसी तरीके से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती हैं और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होती हैं तो हमें करंट भी उतना ज़्यादा प्रोवाइड होगा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जितना ज़्यादा लाइंस होंगी, स्ट्रेंथ होगी, उतना ज़्यादा हमें करंट प्रोवाइड होगा। अब लेट्स सपोज कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक प्लेन है सपोज, और यहाँ पे हमने एक मैग्नेट रखा हुआ है और ये लाइंस यहाँ से जा रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा प्लेन हो वो 90 डिग्री के एंगल में हो, परपेंडिकुलर एंगल के अंदर रखा हुआ, मतलब लाइंस और प्लेन के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा। तो जो हमारी मैक्सिमम मैग्नेटिकल लाइंस होंगी वो उस प्लेन से पास आउट कर जाएंगी। आई रिपीटेड अगेन कि हमारे पास यहाँ प्लेन है, यहाँ पर हमारा मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट से लाइंस पास आउट हो रही हैं और प्लेन और लाइंस के दरमियान में जो है हमारा 90 डिग्री, इट मीन्स कि परपेंडिकुलर एंगल होगा। तो मैक्सिमम मैग्नेटिकल लाइंस जो है उस प्लेन से पास आउट हो जाएंगी। ओके, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो सेकंड वन एग्जांपल है कि हमारा जो प्लेन है वो हमने ऐसे बनाया और हमारी जो लाइंस आ रही है, मैग्नेटिक जो लाइंस आ रही है वो हमारी परपेंडिकुलर शेप के अंदर जा रही है, पैरेलल जा रही है। ठीक है, तो कुछ 1-2 ही लाइंस होंगी जो इस प्लेन के अंदर से पास आउट करेंगी। इट मीन्स कि बाकी सारी लाइंस जो है वो आगे की तरफ पास करती चले जाएंगी, प्लेन के अंदर से कोई भी पास आउट नहीं करेगा। एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन कि जो हमने 90 डिग्री के एंगल के ऊपर रखा था, मैग्नेटिक लाइंस के 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जो हमने प्लेन रखा था, तो उसमें से काफ़ी सारी लाइंस पास आउट हो गई थी क्योंकि वो स्ट्रेट था बिल्कुल लाइंस के, मैग्नेटिक लाइंस के बिल्कुल सामने था, इसीलिए उसमें से मैग्नेटिकल लाइंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पास आउट हो रही थी। तो इट मीन्स कि उसमें से जो हमारा करंट है वो बहुत ही आसानी से पास हो सकता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हमें हमारा इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो मिल सकता है। एज कंपेयर टू दिस वन, इसमें से सिर्फ हमारी 2 लाइंस पास आउट करिए, बाकी सारी वेस्ट हो रही हैं। सो इट मीन्स कि यहाँ पर मैग्नेटिकल स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिकल लाइंस जो है वो बहुत कम पास आउट हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो है करंट जो है वो बहुत ही लेस क्वांटिटी के अंदर प्रोवाइड होगा। लेट्स सपोज कि हमारे जो लाइन है, प्लेन लाइन जो है वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर का ये जो सिंबल होता है वो परपेंडिकुलर का ये सिंबल होता है टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो परपेंडिकुलर के अंदर प्लेन जो है वो हमारा परपेंडिकुलर शेप के अंदर रखा हुआ है मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस के अंदर, तो हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ आएगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ आएगी, यानी कि हमारी जो करंट प्रोवाइड करने की पोटेंशियल होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी स्ट्रेंथ हमारी। हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। पर अगर हम यही बात नीचे वाली केस के अंदर करें कि पैरेलल, अगर हमारा जो प्लेन है वो पैरेलल लाइन के अंदर हो, तो हमारी जो मैग्नेटिकल लाइंस होंगी, मैग्नेटिकल स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ही मिनिमम स्ट्रेंथ होगी। मतलब उस केस के अंदर हम ज़्यादा चीज़ें या ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा करंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो इस केस में अगर हमें कोई भी मैग्नेट से अगर करंट प्रोवाइड करना हो, सो इट मस्ट बी इन अ 90 डिग्री एंगल ऑफ द मैग्नेटिकल लाइंस, मतलब उसका एंगल जो हो ऑब्जेक्ट का वो मैग्नेटिकल लाइंस के 90 डिग्री के एंगल्स पर होना चाहिए। अगर वो पैरेलल या अदर वेज के अंदर होगा तो हमारी जो मैग्नेटिकल
स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ही लेस क्वांटिटी या मिनिमम क्वांटिटी के अंदर करंट प्रोवाइड करेगा। तो इससे हमारा मैग्नेटिकल करंट जो होता है वो लेस क्वांटिटी के अंदर होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इस चैप्टर को हम मजीद वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, या वीडियो नहीं तो आप जब स्कूल आ जाएंगे फर्स्ट से तो हम इसको कवर करेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।